कपड़ा, रोटी और ससुराल। अरे गौतम की बहू कहाँ मर गई? चाय नाश्ता देगी हम बूढ़ों को कि वो भी नसीब नहीं होगा। अपनी सास की चीख सुनकर रसोई में चाय बना रही नेहा घबरा जाती है। आराम से नेहा, ऐसे तो ये गर्मा गर्म चाय तुम पर ही गिर जाएगी। घबराओ मत, ये तो इस घर में रोज़ का है। नई बहू के सामने 4 दिन अच्छे से रहते हैं, फिर असली रंग दिखा देते हैं। तू जल्दी से चाय लेकर जा, वरना तेरी खैर नहीं। नेहा फौरन चाय लेकर अपने सास ससुर के साथ अपने पति और जेठ को भी देती है। ये कोई चाय है भला? 4 दिन तेरे साथ ढंग से क्या पेश आ गया? तू तो सर पर चढ़ गई हमारे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ से जुबान लड़ा रही हो तुम? हिम्मत कैसे हुई? माँ से माफ़ी मांगो, अभी क्या अभी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। अगर इस घर में सुख चैन से रहना है तो माँ जो कहती है उसे सुनो और चुपचाप वैसा करो। शर्मा निवास में नेहा की नई नई शादी हुई थी। बेचारी नेहा ने यह सोचा भी नहीं था कि इतना अपनापन बिखेरने वाले उसके ससुराल के लोग असल में ऐसे होंगे। वो रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रो रो कर अपना कलेजा क्यों जलाती है पगली? हम औरतों की तो यही किस्मत है। इस झांसे में फंसकर तो मैं भी इस घर में आ गई थी। सासू माँ ससुर जी इतनी अच्छी तरह मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। क्या कुछ नहीं चढ़ाया मुंह दिखाए में उन्होंने मुझे, पर मेहमानों के जाते ही सब वापस ले लिया। प्रिया नेहा को ये सब बता रही होती है कि वहाँ मनोरमा आ जाती है। तेरा काम मैं ही आऊँगी, तेरी जेठानी नहीं नेहा, याद रखना। कभी कोई जेठानी देवरानी की सगी नहीं हुई जो आज होगी। काम खत्म करके मेरे कमरे में आकर मुझसे मिल ले तो। नेहा रसोई का सारा काम निपटाकर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी ननद पहले से ही मौजूद थी। दीदी, अब तो जाने वाली थी ना, आप अब तक यहीं हैं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। देख रही हो माँ, तुम्हारी बहू मुझे इस घर में देखना भी नहीं चाहती। नहीं नहीं दीदी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे नेहा, सीमा तो तुझसे मजाक कर रही है। वैसे मैं क्या कह रही थी कि तेरी माँ के यहाँ से जो गहने लाई है ना तू, वो मुझे दे दे। तू कैसे संभाल के रख पाएगी? इधर उधर हो गया तो सोना खोना कितना बड़ा अपशगुन होता है, जानती है ना? इतना टेंशन कैसे ले पाएगी तू? पर माँ जी। चिंता क्यों करती है? जब भी ज़रूरत होगी मैं हूँ ना, जब भी पहनना हो मुझसे मांग लेना। नेहा अपने कमरे में तिजोरी से गहने निकालने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे पीछे उसकी सास और ननद भी वहाँ आ जाते हैं और उसके हाथ से गहनों का बॉक्स ले लेते हैं। शादी के वक्त तो 4 सेट थे भाभी, तो अब 3 कैसे? कहीं आपके मायके वालों ने कोई झोल तो नहीं किया ना? नहीं नहीं दीदी, वो सेट मेरी नानी का है। 9 लखा हार बड़े मन से उन्होंने मुझे सौंपा था, वो मैंने तिजोरी से नहीं निकाला। आप बाकी सेट देख लीजिए ना। वो दिखाइए भाभी, ज़रा मैं भी तो देखूं आपकी नानी का 9 लखा हार। मैं उसे खा थोड़ी ना जाऊंगी भाभी। नेहा जैसे ही वो सेट निकालती है, सीमा उसे पहन लेती है। माँ, ये सेट मुझ पर कितना जच रहा है ना। मेरे देवर की शादी में यही पहनूंगी। अगर भाभी को एतराज़ ना हो तो। हाँ हाँ बेटा, तो ज़रूर पहन। नेहा को क्या ही शिकायत होगी, तू भी तो उसकी बहन जैसी है कि नहीं नेहा? जी जी माँ जी। मनोरमा अपनी बहू के सारे गहने ले लेती है और एक गहने का सेट अपनी बेटी को दे देती है। पर 4 दिन पहले दुल्हन बनी नेहा के पास ही कोई गहना नहीं बचता। कुछ देर बाद शाम के वक्त प्रमोद सभी नौकरों को बुलाता है। ये लो तुम लोगों के काम के पैसे, अब से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या बाबूजी, जो आप नौकरों को छुट्टी दे रहे हैं? तुम आ गई हो ना बहू, अब नौकरों का क्या काम? दिन भर आराम करोगी तो दिमाग में 10 बातें आएगी। आराम से रसोई संभालो, इतना बड़ा घर है, पहनने को कपड़े हैं, रसोई में खाना है, और क्या चाहिए तुम्हें? रात को नेहा और प्रिया मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को परोसती हैं। इतनी भारी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है नेहा तुम्हें? सारी साड़ियाँ खराब हो जाएगी। घर पर तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा, प्लेन सी साड़ी पहना करो ताकि काम में भी आसानी हो। पर मेरे पास कोई प्लेन साड़ी नहीं है जी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल जाकर खरीद लूँगी। क्यों खरीद लूँगी? शादी में इतना खर्चा पहले ही हो चुका है। बिल्कुल नहीं, माँ की पुरानी साड़ियाँ ले लेना उनसे। इन लोगों का ना क्या बताऊँ बाबूजी, इतना कुछ है पर कुछ ना कुछ घटा ही रहता है, सारा मूड बिगाड़ दिया।
ये कहकर गुस्से में गौतम अपने कमरे में चला जाता है। जरा भी अकल है तुझ में? या सब मायके छोड़ आई? पति काम से थका हारा घर आया है, ये नहीं कि उसकी टेंशन कम करो। इनको तो अपने शौक पूरे करने हैं। ऐसा करते करते वो तुझसे दूर हो गया तो मुझसे मत कहना। बेचारी नेहा पूरी तरह फंस चुकी थी। अच्छे ससुराल के सपने संजोए बैठी नेहा को अपनी आंखों के सामने सब टूटता सा दिख रहा था। यूँ तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग तुझे बाहर भेजने की सोचेंगे भी नहीं। मैं सोच रही थी कि तेरे जेठ जी से बात करूं। तुम्हारी और गौतम की नई नई शादी हुई है, तुम लोग हनीमून पर हुआ हो, तुम्हारा भी मन अच्छा रहेगा। हो सकता है वहाँ गौतम तुम्हें समझने भी लगे। भाभी, नेहा प्रिया के गले लग जाती है। उसके पूरे ससुराल में एकमात्र प्रिया ही उसका सहारा थी। प्रिया सोने के वक्त अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब बुरा न माने तो एक बात कहनी थी। ऐसा कुछ मत कहना कि मेरा मूड खराब हो जाए। वो मैं कह रही थी कि अगर आप माँ जी से बात करें कि वो नेहा और गौतम को हनीमून पर भेजे तो। हम गए थे क्या हनीमून पर? ये सब नए नए चौंचले मत पालो तुम। वैसे भी मेरे भाई को ये सब पसंद नहीं है। अब इस बात को यहीं दबा दो, वरना माँ के गुस्से का सामना तुम्हें ही करना होगा। बेचारी प्रिया चुप हो जाती है। अपने अपने बिस्तर पर पड़ी हुई दोनों बहुएं अपनी किस्मत को कोसती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उनके ससुराल का माहौल और भी सख्त होता जाता है। एक सुबह रोज की तरह प्रिया और नेहा रसोई में काम कर रहे थे। तभी उनका छोटा देवर राघव वहां आता है। देवर जी, आप यहाँ क्यों आए? माँ जी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। मुझे आप दोनों से बात कहनी है भाभी। आप दोनों रसोई से बाहर आ ही कहाँ पाती है, इसलिए मैं ही अंदर आ गया। अब वो क्या है ना भाभी, मुझे एक लड़की पसंद है। तो भूल जा उस बेचारी को। देख रहा है ना हम दोनों की हालत। पहली बात तो माँ जी नहीं मानेंगी, और पैसा देखकर ये लोग मान भी गए तो शादी के बाद उस बेचारी की किस्मत फूट जाएगी, और ये अब हम होने नहीं देंगे। उसे सब पता है भाभी, सब कुछ। फिर भी वो इस घर में आना चाहती है। मैं और नेहा तो मूर्ख बन गए, पर तेरी तो लव मैरिज है। उस बेचारी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। उसे भूल जा और उसे भी समझा कि ये घर नहीं, नरक है, नरक। अपनी भाभीियों की बात सुनकर राघव मुंह लटकाए बाहर आ जाता है। उसे देखकर गौरव कहता है, काम धाम तो करता नहीं है, इसलिए अपने भाभीियों के लहंगे का जो बना घूमता है। कल से दुपट्टा ओढ़कर रसोई में ही बैठ जाना। न जाने कब मर्दानगी आएगी इसमें। मैं भाभीियों की मदद नहीं कर रहा था भैया, और कर भी दिया तो क्या, आपको भी करनी चाहिए। वो दोनों कोल्हू के बैल की तरह दिन भर काम करती है और आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। ज्यादा भाभीियों का चमचा मत बन। उन दोनों को क्या सुख सुविधाएं नहीं मिलती, सब तो है। पेट में रोटी हो तो बोली निकालना आसान है। रोटी, कपड़ा और मकान अर्जित करके दिखा, तब कुछ कहना, समझा? न जाने अपनी लुगाई लाएगा तो क्या करेगा। ऐसे कैसे ले आएगा? इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लड़की 25 लाख लाएगी तो आएगी, वरना रह अपने मायके में। वैसे इस लड़के के पैरों में बेड़ी डालने का समय आ गया है। मैं आज ही कुछ घरों में बात चलाता हूँ, वरना इसके जो लक्षण है यह तो हमारे मुंह पर कालिक पुतवा देगा। अपने पिता की बात सुनकर बेचारा राघव निराश हो जाता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड ऋषु के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तुम क्यों निराश होते हो राघव? मैं हूं ना। उन्होंने जाना नहीं है कि ऋषु है कौन। एक काम करते हैं, मेरी जॉब हो गई है, तुम भी लॉयर बन गई हो, चलो ना हम शादी कर लेते हैं, मैं घर से अलग हो जाऊंगा। और भाभीियों का क्या होगा? तुम्हारे घर वालों की सोच, उसे बदलना ही होगा राघव। अब तो मैं उसी घर में बहू बनकर आऊंगी राघव। राघव और ऋषु शादी कर लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं शर्मा निवास। ऋषु अपने साथ 2 ट्रक भरकर सामान लाती है, जिसे देखकर मनोरमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बेटा, ऐसी बात थी तो हमें बताता, हम करवाते तेरी शादी। कितनी सुंदर बहू लाया है तुम मेरे लिए। साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप लग रही है। वो तो लगेगी ही ना माँ, गले में इतना सोना जो पहना है ऋषु ने। ऋषु, देख रही हो ना मनोरमा, कितना प्यारा नाम है बहू का।
मैं तो जानता ही था कि राघव कुछ बड़ा जरूर करेगा। शादी करने से क्या बड़ा काम हो गया बाबूजी? कुछ कुछ नहीं बहू, आओ आओ अंदर आओ बहू, तुम्हारा ही घर है। रीशु राघव के साथ कमरे में चली जाती है। उसके पीछे मनोरमा सभी से कहती है, तुम दोनों ये क्या शक्ल बना रखी है तुम दोनों ने? रीशु को किसी बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये नौकरानियों सी साड़ी बदल कर जाओ, नई भारी साड़ी पहन कर आओ, नई बहू को कुछ पता ना लगने पाए। और जी आप नौकरों को फ़ोन करके बुला लीजिए, भाग कर आइए लड़की, उसके घर वाले भी पीछे पीछे आएंगे, लगना चाहिए ना कि अच्छा ससुराल है। कुछ ही घंटों में सभी मिलकर सारी तैयारी कर लेते हैं। पर रीशु वो तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। वो कमरे से नाइट ड्रेस में हाथ में लैपटॉप लिए नीचे उतरती है और सोफे में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए राघव से कहती है, कॉफी लाना राघव। हाँ हाँ रीशु। ये देखकर फुसफुसाता हुआ प्रमोद मनोरमा से कहता है, ये क्या बुला लिया है राघव, ये तो हमारे सर पर चढ़कर रहेगी। अरे 4 दिन की बात है जी, फिर इस करोड़पति लड़की की सारी जायदाद अपने नाम करवा कर इसे लात मारकर फेंक देंगे और राघव की शादी आपकी पसंद की लड़की से करवा देंगे। हमें कोई अफसर नहीं, एक नौकरानी चाहिए बस। अरे बहू, अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, अभी ही काम करने लगोगी क्या? हाँ मम्मी जी, अगर शादी के बाद तुरंत लड़की काम करना शुरू कर सकती हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? वैसे तेरे माँ बाप तेरी खबर नहीं लेंगे क्या? वो लोग आ ही रहे हैं मम्मी जी, कुछ देर में पहुंचते होंगी। सीआईडी इंस्पेक्टर है, कभी देर से नहीं पहुंचते, ऑलवेज ऑन टाइम। ये बात सुनते ही मनोरमा डर से कांपने लगती है। हाँ, आप क्यों कांपने लगी मम्मी जी? जैसे कोई चोरी की हो आपने। क्यों भाभी? वैसे आप दोनों यहाँ आइए ना, मेरे साथ बैठिए, मैं आपको ना ऑफिस वर्क सिखाती हूँ, कंप्यूटर कैसे चलाती हैं, उस पर काम कैसे करती हैं। ये सब देखकर मनोरमा भागकर अपने बेटों के पास जाती है। अरे कैसे भी करके इस बला से जान छुड़ानी होगी बेटा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रीशु के पापा वहां आकर अपनी बेटी को गले लगाते हैं। शर्मा निवास के सभी लोग उनकी बड़ी आवभगत करते हैं। रात के वक्त, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। वैसे तो बेटे के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पर मजबूरी में आपको खाना भी खाना पड़ गया। पर मैं ना अब आपको और पाप नहीं लगने दूंगी। आपकी बेटी यहाँ खुश है, आप निश्चिंत रहिए। गौतम, इन्हें दरवाजे तक छोड़ा। नहीं नहीं समधन जी, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो कम से कम 1 महीना यहाँ रहूँगा। क्यों? मतलब 1 महीने और आपका काम? क्या 1 महीना भी एक बाप अपनी बेटी को नहीं दे सकता? अरे ये तो हम बुरा फंस गए। अगली सुबह अपनी बहुओं पर रोब दिखाने वाली मनोरमा खुद रसोई में नौकरों के साथ जाती है। माँ जी, मैं कुछ कर दूं? अरे मरवाएगी क्या हमें? तू जा कमरे में सोती रह। प्रिया और नेहा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नाटक में ही सही वो अपने ससुराल का ऐसा रूप देख रही थी जिनका उन्होंने सपना देखा था। खाना लग गया है, सब आ जाओ। मान गए समधन जी आपको। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। चलता हूँ मैं अब। जैसे ही प्रमिल अपना सामान लेकर बाहर निकलता है, मनोरमा ऋषु से कहती है, तू इस फोन का क्या करेगी? ला मुझे दे। अरे प्रिया, जा इस हीरोइन को साड़ी पहनाना सिखा दे, और तुम लोग भी कपड़े बदल लो, रसोई में काम भी तो करना है ना। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? नौकरों को छुट्टी दे दीजिएगा जी, अब एक और नई नौकरानी आ गई है। तभी प्रमिल आ जाता है। ऐसा क्या? तो आपका नाटक सामने आ ही गया। अब बाबा नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार मम्मी जी? पुलिस दरवाजे पर ही खड़ी है, तैयार हो जाइए, आप सबको अंदर भी जाना है। नहीं नहीं ऋषु, इन लोगों को माफ कर दे। हाँ ऋषु, इन लोगों को माफ कर दे। इतना बुरा किया आप लोगों ने इनके साथ, फिर भी ये लोग आपको बचा रहे हैं। मेरे साथ यही होना चाहिए था।
मैं बहुत गिर गई थी। हमारे पाप का घड़ा फूट गया मनोरमा। हम तो बस चाहते थे कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। ये सब मजाक है। प्रमिल अंकल ऋषु के पापा नहीं है और ना ही बाहर कोई पुलिस है। इस हादसे के बाद सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर शर्मा निवास में कभी औरतों पर अत्याचार नहीं होता। ऋषु पूरे घर को नया रूप दे देती है।